मातृभूमि में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स विभाग ने पीएफआई पर शिकंजा कसा है। पिछले साल हमने खुलासा किया था कि पीएफआई को इनकम टैक्स विभाग से 12A के तहत जो छूट दी गई है उसका संगठन नाजायज फायदा उठा रहा है। अब इनकम टैक्स ने पीएफआई को दी गई 12AA की मान्यता को रद्द कर दिया है। मतलब ये हुआ कि चंदे के जरिए अब धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा पीएफआई। आयकर विभाग के पास पीएफआई के खातों में विदेशों से आ रहे पैसों की जानकारी थी और साथ ही ये आरोप भी था कि पीएफआई के खातों से अवैध तरीकों से धन जमा किया जा रहा है और जिस मकसद के लिए ये छूट दी गई थी पीएफआई उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा है। साल 2012 से ही पीएफआई को ये छूट मिली हुई थी जिसको अब रोका जाएगा। आयकर विभाग ने पीएफआई को 12AA के तहत जो छूट दी गई थी उसको रद्द करने का फैसला लिया है। इनकम टैक्स विभाग का अब शिकंजा विवादित संगठन पीएफआई पर विदेशों से हो रही फंडिंग की जानकारी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स विभाग ने 12AA के तहत मिली छूट खत्म की। और मैं रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी का, ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये एक बहुत बड़ा जिस कहा जाए कि पीएफआई के ऊपर जिस तरीके के आरोप थे कि वो जो पैसा एकत्रित होता था चंदे के जरिए उसका गलत इस्तेमाल होता था, अब अगर इस तरीके की रोक लगाई जा रही है पीएफआई के ऊपर तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनका शिकंजा कस रहा है। इनकम टैक्स ने हालांकि ये कदम उठाया है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं क्या एक महज कोइंसिडेंस है कि 13-14 सितंबर 2020 को जब ये खबर एबीपी न्यूज़ ने ब्रेक की थी तो उस समय भी मैं रिपोर्टर था और आप ही उस समय एंकरिंग कर रही थी। ये एकदम कोइंसिडेंस है। और उसके बाद 14 सितंबर 2020 को ये खबर ब्रेक होने के बाद कि पीएफआई में जो पैसा आ रहा है, पीएफआई के खातों में जिस नाम पर छूट दी जा रही है उसका खुलासा जब एबीपी न्यूज़ ने किया था और ये भी एबीपी न्यूज़ ने अपने खुलासे में दस्तावेजों के हवाले से बताया था कि ये जो पैसा है विदेशों से भी आ रहा है और उसमें नकद जमा किया जा रहा है और ये पैसा दंगाइयों को भी दिया जा रहा है, जैसा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट थी। 13-14 सितंबर 2020 को एबीपी न्यूज़ पर इस खबर को दिखाई जाने के बाद सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 25 सितंबर 2020 को इनकम टैक्स वार्ड 24 के अधिकारी ने पीएफआई की इस छूट को रद्द करने की पहली अनुशंसा की और इसके बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ी। आयकर विभाग ने अपनी जांच के दौरान पाया कि वास्तव में पीएफआई को जो छूट दी गई थी उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद कमिश्नर एग्जम्पशन ने अपने एक नोटिस दिया पीएफआई को जिसमें उसने कहा कि 13A आयकर विभाग अधिनियम के तहत पीएफआई जो है एक समुदाय विशेष के लिए काम कर रहा है और उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो जेन्युइन नहीं है, लिहाजा आपको 12AA के तहत जो छूट दी जाती है वो रद्द की जाती है। यानी अब चंदे के जरिए पीएफआई पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा, जो पीएफआई के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा और एबीपी न्यूज़ की खबर पर एक बार फिर सरकार ने मोहर लगाई है। शोभना, बिल्कुल ओम प्रकाश, एक तो इस तरीके से चंदे से पैसा जमा नहीं कर पाएगा और फिर उस चंदे का गलत इस्तेमाल, उस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरीके से पीएफआई पर अब ये शिकंजा कसा गया है, इनकम टैक्स ने एक बड़ी रोक लगाई है। अब इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि पीएफआई अब चंदे के जरिए पैसा जमा नहीं कर पाएगा। क्या है पीएफआई, वो आपके सामने। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक संगठन है और पीएफआई का पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाले संगठन होने का दावा है। पीएफआई की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। ये हम आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि पीएफआई क्या है। इस संगठन की जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली हुई हैं। शुरुआत इस संगठन की केरल से हुई थी जब इसकी स्थापना हुई थी पीएफआई की 2006 में। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों की फंडिंग का आरोप है पीएफआई के ऊपर। केंद्र सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में भी है क्योंकि जिस तरीके से और क्या क्या विवाद पीएफआई से जुड़े रहे हैं वो समझना भी बेहद जरूरी है अब, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ी रोक लगाई है। विवादों से जो पुराना नाता है पीएफआई का, पिछले साल दिल्ली दंगों में नाम आया था, शाहीन बाग धरने के पीछे भी पीएफआई का हाथ होने की बात सामने आई थी। नागरिकता कानून के खिलाफ जो हिंसा भड़की थी उसमें भी हाथ था पीएफआई का। पिछले साल लखनऊ में हुई हिंसा में इस संगठन का नाम सामने आया था। हाथरस में जो एक लड़की का बलात्कार होकर हत्या हुई थी उसके बाद उसमें भी नाम आया था पीएफआई का। तो ये पीएफआई जो है वो लगातार विवादों में रहा है। अब बड़े सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है।
अब बात करेंगे गलवान की। आज गलवान घाटी की हिंसा को 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल आज ही के दिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन सैनिकों की याद में सेना ने गलवान घाटी में एक वॉर मेमोरियल भी बनवाया था। इस 1 साल में भारत और चीन के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। 11 दौर की बातचीत के बावजूद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आइए आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की एक खास रिपोर्ट। गलवान हिंसा को जो 1 साल बीत गया है, उसमें हमें एक रिपोर्ट नीरज ने भेजी है। 15 जून 2020 की रात को लद्दाख में चीन ने जो किया था, उस हरकत को भुला पाना किसी भी भारतीय के लिए मुश्किल है। गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर चीन के सैनिकों ने धोखे से हमला किया था। चीन के साथ इस खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। आज गलवान घाटी की हिंसा को पूरा 1 साल हो गया है। सेना ने शहीदों की याद में गलवान घाटी में एक वॉर मेमोरियल बनवाया है। ये तस्वीरें उसी वॉर मेमोरियल की हैं। इस वॉर मेमोरियल में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे हैं। इन जवानों की शहादत को देश के लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। सेना ने एलएसी पर चले इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड नाम दिया था। पिछले साल गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत और चीन के रिश्तों में जो गिरावट आई है, उसकी तुलना 1962 के भारत चीन युद्ध से की जा सकती है। दोनों देशों के बीच पिछले 1 साल से हालात इतने तनावपूर्ण बने हुए हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के आक्रामक रुख को देखते हुए ही अमेरिका ने विवाद को इस दशक का सबसे बड़ा बॉर्डर विवाद घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, यानी पिछले 7 साल में उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करीब 17 बार मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में नए दौर में माना जाने लगा था कि भारत और चीन के संबंधों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। लेकिन पिछले साल गलवान घाटी की हिंसा में जो चीन ने धोखा दिया, उसके बाद से स्थितियां पूरी तरह से पलट गई हैं। गलवान घाटी की हिंसा के बाद से भारत और चीन के संबंध बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। 15 जून की रात को गलवान घाटी में 1 बार नहीं बल्कि 3 बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी। भारतीय जवानों पर चीन के सैनिकों ने धोखे से हमला किया। इसके बावजूद भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और 3 मीडियम रेजिमेंट के सैनिकों ने ऐसा जवाब दिया जिसे चीन के सैनिक कई सालों तक याद रखेंगे। खास बात यह है कि इस लड़ाई में एक भी गोली नहीं चली थी। लड़ाई में हाथापाई, डंडे और भालों का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 20 भारतीय जवानों को शहादत देनी पड़ी थी। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एबीपी न्यूज को उस घटना के बारे में काफी विस्तार से समझाया था। इस PP-14 के ऊपर उनके लोग, हमारे लोगों का आमना सामना हुआ, क्योंकि वो लोग इस लाइन को क्रॉस करना चाहते थे। सुबह उन्होंने कहा था कि हम भी देखना चाहते हैं कि आपके लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और उनको इजाजत दी गई थी एक अपना टेंट लगाने के लिए। वो टेंट हटा नहीं, हमारे लोगों ने कहा हटाइए, और उस मेले के अंदर उन लोगों को लगा कि हम उनका टेंट उखाड़ कर फेंक रहे हैं। जो भी हुआ हो, जमीन के ऊपर बहुत चीजें होती हैं, तो वहां पे जो लोग थे उनके बीच में गुत्थम गुत्था हो गई। इस पहाड़ का कुछ हिस्सा भी गिरा, जिससे उस लोगों की चोट आई। कुछ लोग उससे पानी में गिरे, बाद में वो मरे पाए गए। पानी बहुत ठंडा है, 16,500 फुट की हाइट है यहाँ पर। तो इसके बाद सवेरे जो है दोनों ने डिसएंगेज किया। शुरुआत में चीन ने इस बात का खुलासा नहीं किया था कि गलवान में उसके कितने सैनिक हताहत हुए हैं, लेकिन माना गया था कि चीन को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इसका सबूत हाल ही में तब मिला जब चीन ने गलवान घाटी में मारे गए एक सैनिक को सदी के हीरो के खिताब से नवाजा और 3 अन्य सैनिकों को भी वीरता मेडल दिया। चीन के सैनिक अभी भी एलएसी के पास तैनात हैं। साफ है कि चीन इस विवाद को जल्द सुलझाने की मूड में नहीं है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पैंगोंग त्सो झील के उत्तर में फिंगर एरिया और दक्षिण में कैलाश हिल रेंज पर तो डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन हॉट स्प्रिंग, गोगरा, डेप्सांग प्लेन जैसे इलाकों में अभी भी तनाव बरकरार है। अभी भी दोनों देशों के करीब 50-50 हजार सैनिक, टैंक, तोप, मिसाइल, फाइटर जेट्स फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात हैं।
दोनों देशों के बीच 11 दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 12वें दौर को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। भारत और चीन के बीच तनाव कब खत्म होगा, इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें LAC पर टिकी हुई हैं। लेकिन तनाव तभी खत्म हो सकता है जब दोनों देशों के बीच में बातचीत हो। माना जा रहा है कि दोनों देशों के फील्ड कमांडर्स स्थानीय विवाद को लेकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीतने की याद दिलाने वाली स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल कश्मीर घाटी पहुंच गई है। कश्मीर के वजूर में पूर्व सैनिकों ने इस मौके पर पुराने दिनों को याद किया। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 50वीं सालगिरह के समारोह की शुरुआत पर पिछले साल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मशाल जलाई थी। भारत हर साल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर अपनी जीत की याद में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। इस युद्ध की वजह से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। आप देख सकते हैं देश भर में इस मशाल को ले जाया जा रहा है। युद्ध के बाद से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था और इसी उपलक्ष्य में हमेशा हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीतने की 50वीं वर्षगांठ। खास तौर पर श्रीनगर तो बिल्कुल अलग है, लेकिन खूबसूरत झीलों के शहर श्रीनगर में एक झील ऐसी भी है जो गंदगी के लिए बदनाम हो गई थी। 6 महीने में श्रीनगर के लोगों ने इस झील की सफाई की, नया जीवन दान दिया। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। श्रीनगर का नाम आते ही सबसे पहले खूबसूरत डल झील की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग इसकी खूबसूरती देखने हर साल आते हैं। डल झील ही नहीं, इस शहर में ऐसी कई झीलें हैं जहां पर जन्नत जैसा एहसास होता है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि इस शहर में एक ऐसा भी झील है जिसे लोग गटर कहने लगे थे। ये है श्रीनगर के बीचों बीच यानी ईदगाह और नौशेरा इलाके के बीच पड़ने वाली खुशालसर झील। ये तस्वीरें 6 महीने पुरानी हैं। इन तस्वीरों को देखकर मानना मुश्किल है कि श्रीनगर में भी ऐसी झील हो सकती है। 6 महीने पहले तक इस झील में सिर्फ कूड़ा और खरपतवार ही थी। इस झील में डल झील का पानी नाला अमीर खान से आता था, लेकिन दशकों के इंसानी लालच और सरकारी तंत्र की लापरवाही ने इस नाले को गटर बना दिया था, जिसके जरिए पुराने शहर का गंदा पानी खुशालसर में आता था। कभी 450 एकड़ में फैली ये झील अब अवैध कब्जे और मकानों के निर्माण की वजह से घटकर 170 एकड़ की रह गई है। खुशालसर झील की बदहाली को देखते हुए नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक NGO ने इस झील को साफ करने का बीड़ा उठाया, लेकिन यहाँ सफाई का काम करना आसान नहीं था। इसी के लिए इलाके के स्थानीय लोगों ने मिलकर पैसे जोड़े और एक कमेटी बनाई। NGO और कमेटी ने काम को आगे बढ़ाया। इनका हौसला देखकर सरकार को भी आखिर मदद के लिए आगे आना पड़ा। इसी साल मई के महीने में डल झील की सफाई करने वाली मास्टर हार्वेस्टर और अन्य मशीनों की तैनाती खुशालसर में कर दी गई। दिसंबर 2020 से लेकर अब तक झील की सफाई का काम 30 से 40% तक पूरा हो गया है। अब ये मानना मुश्किल है कि 6 महीने पहले ये झील गटर जैसी दिखती थी। हर दिन झील से 40 से 50 ट्रक कूड़ा और घास निकाला जा रहा है। आज जो खुले पानी की सतह दिख रही है, ये कुछ महीनों पहले तक कूड़े के नीचे ढकी हुई थी, जिसके ऊपर लोग आराम से चलते फिरते थे। अभी थोड़ा ही साफ हुआ, अभी बहुत साफ करना है। इसमें अभी तकरीबन 3-4 महीने लग जाएंगे साफ करने में, क्योंकि रोज पूरा दिन जो है ना, जो हमारा वाटर मास्टर है जो वहाँ से निकाल रहे, हम यहाँ से लोड कर रहे हैं। 50-60 गाड़ियाँ तो रोज निकल रही। अवैध कब्जे और घरों और आसपास बने कारखानों से आज भी झील में गंदे पानी की निकासी की वजह से झील का पानी पूरी तरह साफ नहीं हो पा रहा। झील के किनारे रहने वाले लोगों के मुताबिक 30 साल पहले झील का पानी इतना साफ था कि लोग खाने पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। 30 साल पहले यहाँ पर टूरिस्ट आते थे। एक लड़ी UK से आती थी, शिकारा राइड करती थी इन कैनालों में। वो अपना मुंह खोलती थी, शी यूज्ड टू ओपन हर माउथ, और फिर वो इनहेल करती थी ये एयर।
और उससे वो कहती थी कि मेरी वो मेडिटेशन होती है, मेरा सेहत ठीक हो रहा है। आज हमारी वो जो हालत है वाटर बॉडीज़ की वो ठीक नहीं है, इसको रेस्टोर करना है। और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हम वहाँ से टूरिस्ट, इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म इस पर काम कर रहा है और वो अनकरीब टूरिस्ट के लिए ओपन करेंगे। वो इसमें अपने उसमें उन्होंने वो उसका भी वो शुरू कर दिया है कि ये टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन बनाएंगे। श्रीनगर के लोगों ने ये कर दिखाया है कि अगर आम लोग और सरकार हाथ मिलाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। लोगों को उम्मीद है कि ये झील भी एक दिन डल झील की तरह गुलजार होगी। तो देखा आपने, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जिस तरीके से वाटर बॉडीज खराब हो रही हैं, लोगों ने ठान लिया और ये झील जो थी इसकी सफाई का काम शुरू हो गया। 30 से 40% पूरा भी हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।